दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नई क्लास के साथ। और पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई जा रही है। अभ्यास 1.1 चल रहा है, जिसमें हमने कल यूक्लिड के आधार पर, यूक्लिड विभाजन परमीका के आधार पर एचसीएफ ज्ञात करना बताया गया था कि कैसे विभिन्न संख्याओं के बीच एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं अन्य रूपों में भी, यहाँ 3 तरह के और भी प्रश्न हम उस एचसीएफ वाले प्रश्नों के आधार पर यहाँ बताने वाले हैं। और फिर उसके आधार पर आगे जितने भी इस प्रश्नावली में प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है नए प्रश्न। तो इसमें ये देखिए 8वां प्रश्न, यदि 210 और 55 के एचसीएफ को 210 गुणे 5 प्लस 55 यक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम बस एनसीईआरटी के ही प्रश्न किताब से ही आए। ये एचसीएफ पर ही आधारित प्रश्न है, प्रश्नों को इस रूप में भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी रूपों में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी रूपों को यहाँ हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो ये देखिए 8वां उसी टाइप का प्रश्न है। अब इसमें देखिए प्रश्न को क्या कहा जा रहा है कि यदि 210 और 55 के एचसीएफ को 210 गुणे 5 प्लस 55 यक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यक्स का मान क्या होगा। तो यहां कुल मिलाकर हमें 210 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अगर रिस्ट्रिक्शन दिया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके करें तो हम उसी से कर सकते हैं, या अगर नहीं दिया है तो हम किसी भी अन्य विधि का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। फिर एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त करके एक्स का मान ज्ञात किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ फिलहाल यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पढ़ा जा रहा है तो उसी पर आधारित हम ज्ञात करने वाले हैं। तो अभी देखिए इस 8वां जो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन दिखाया गया है, 8वां पार्ट पहले प्रश्न का, तो इसमें कहा जा रहा है 210 और 55। तो 210 और 55 का हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में ये बताया गया कि कौन बड़ी कौन छोटी संख्याओं का पहले पता लगाओ। तो इसमें हम जानते हैं कि 210 जो है वो 55 से बड़ा है, यानी 55 जो है छोटा है 210 से। अब 55 अगर 210 से छोटा है तो इसमें हमें भाजक 55 लेना होगा और भाज्य 210 लेना होगा। यानी इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए हम 55 से अगर 210 को भाग करें, 55 से अगर 210 को भाग किया जाए तो कितनी बार जा सकता है। तो यहां से देखिए अगर हम 3 बार ले जाए, अगर 3 बार ले जाए तो यहाँ 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 1 16, फिर 10 में से 5 घटाएंगे 5, फिर 10 में 6 घटाएंगे 4, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल। यानी 2 बार 55 का 3 बार गुणा करने पर 165 आता है और शेष 45 बचता है। तो अब हम यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं कि 210 बराबर 55 गुणे 3 प्लस 45 इस रूप में लिखा जा सकता है। अब यहां देखिए चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं मिलता तब तक यही प्रक्रिया दोहराई जानी है। अब यहां भाजक और शेषफल के बीच पुनः हमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका प्रयोग करना है। तो देखिए भाजक इसमें क्या है 55 और शेषफल क्या है, तो यहां 55 और 45। अब वही प्रक्रिया दोहराना है, पुनः 55 और 45 के मध्य यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर तो अब यहां से देखिए इसमें 45 छोटा है 55 बड़ा है, तो 55 को हम भाज्य यानी 55 बराबर और 45 को भाजक बनाएंगे। तो यहां 45 गुणे 1 करना पड़ेगा और शेष आएगा 10। यानी 55 को अगर 45 से डिवाइड किया जाए
एक बार केवल विभाजन होगा और 10 हमारा शेष बचेगा। तो अब पुनः हम यहाँ 55 बराबर 45 गुणे 1 प्लस 10 के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। यहां से देखिए फिर से शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, शेषफल ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहां शेषफल 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो पुनः फिर से अब हम भाजक और शेषफल के बीच यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पुनः 45 और 10 के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, तो फिर से हम लगाने वाले हैं। अब की बार 45 और 10 के मध्य लगाना है। तो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, 45 बराबर 10 गुणे 4 प्लस 5। भाई अगर 10 से हम 45 को भाग करें तो 10 चौका 40, 5 शेषफल बचेगा। तो यहां देखिए अभी भी शेषफल शून्य नहीं मिला, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब पुनः यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी पुनः। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम 10 और 5 के बीच लगाएंगे, 10 और 5, 10 और 5 के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तो निश्चित रूप से 10 और 5 के बीच अगर लगाया जाए तो हम लिख सकते हैं 10 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 0। 10 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल शून्य हमको प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहां देखिए क्या मिल रहा है, चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, तो एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि जिस भाजक पर शेषफल शून्य मिलता है वही अंतिम विभाजक जो होगा वह HCF होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः 210 और 55 का HCF ऑफ 210 और 55 का ये HCF जो होगा वो अंतिम विभाजक होगा। तो अंतिम विभाजक कौन था, तो यहां अंतिम विभाजक के रूप में 5 दिखाई दे रहा है, अंतिम विभाजक 5 है, इसलिए हम HCF कहेंगे 5 होगा। अब HCF हमको मिल गया 5। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि 210 और 55 के HCF को इस रूप में दिखाई व्यक्त किया जा सकता है। तो अब हम इस HCF को, HCF यानी 5 है, तो इस 5 को हम इस रूप में दिखा सकते हैं। तो यहां लिख देंगे 210 गुणे 5 प्लस 55x, इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस रूप को हम सीधे HCF 5 के बराबर कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके x का मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पक्षांतर करके इधर लाना पड़ेगा, पक्षांतर करके इधर लाएंगे, फिर 55x बराबर निकालेंगे, 55x बराबर ये 5 है और ये पद उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में इसको गुणा करा लीजिए। तो ये गुणा कराने पर 5 जीरो ही हम 0 और 5 इकन्नम 5 और 5 दूनी 10 यानी 1050 आएगा। 1050 घटाना पड़ेगा 5 में से, तो 5 में से घटाएंगे तो माइनस में आएगा 1045 और फिर यहां 55 से डिवाइड करेंगे इसको, x बराबर निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 1045 बटा 55। अब देखिए कितना आएगा, तो इसको काटिए, कैसे काटा जा सकता है, तो यहां से अगर हम भाग करें तो कितनी बार में ये कटेगा, तो डायरेक्ट भी 55 से भाग कर सकते हैं, डायरेक्ट भी 55 से भाग करके निकाला जा सकता है, या हम देखिए 2 शिफ्ट में काट रहे हैं। 11 से अगर विभाजित करें तो 11 पचे 55 और यहाँ 11 से काटेंगे तो 11 9 99 और 11 पचे 55 यानी 95 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से कट जाएगा 5 इकन्नम 5 और फिर यहाँ बचेगा 4 45 5 9 45 यानी 19 पचे 95। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस में हमको 19 मिल रही है, x बराबर -19, ये हमारा x का मान होगा।
तो इस प्रकार से ये 8वां प्रश्न सॉल्व होगा कि 210 55 के HCF को इस रूप में व्यक्त करने पर x का मान क्या मिलेगा। तो हमने HCF निकाल लिया यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, फिर उस HCF को इसके बराबर कर दिया, क्योंकि HCF को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो यही रूप HCF के बराबर कर देंगे और सॉल्व करके x का मान निकाला जा सकता है। अब आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो इसमें 9वां क्वेश्चन दिया है 65 और 117 का HCF ज्ञात कीजिए और इसे 65x प्लस 117y के रूप में व्यक्त कीजिए। या ऐसा भी कहा जा सकता था कि इन दोनों का HCF को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x और y का मान क्या होगा। यानी अभी तक पहले प्रश्न में, इस प्रश्न में अभी तक एक ही अज्ञात राशि थी, अब इसमें दो अज्ञात राशियां कर दी गई हैं। अब कहा जा रहा है कि 65 117 का HCF ज्ञात कीजिए और इसे 65x प्लस 117y के रूप में व्यक्त कीजिए। इस रूप में व्यक्त करेंगे, फिर इसमें x और y का मान क्या है वह मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ 9वां प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ से ये सॉल्व किया जा रहा है। तो सबसे पहला काम 65 और 117 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं 65 और 117 इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हमें निकालना है HCF। HCF हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं। सबसे पहले 65 और 117 में 65 छोटा है 117 से, तो अब हम इसको भाज्य बनाएंगे, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या लिख सकते हैं 117 बराबर 65 गुणे, अब कितनी बार इसको भाग करके चेक कर सकते हैं। देखिए 65 से अगर भाग किया जाए 117 को तो एक बार जाएगा, 65 एकम 65, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और फिर यहाँ 11 में से 6 घटाएंगे 5, यानी 52 शेष बचने वाला है। तो 65 गुणे 1 प्लस 52 ये लिखा जा सकता है। अब पुनः देखिए, पुनः 65 और 52 के बीच, तो हम बार बार ये थ्योरी ना लिखना पड़े। अब तुम लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है कि शेषफल जब 0 नहीं होता है तब पुनः भाजक और शेषफल के बीच यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाई जाती है। तो अब इन थ्योरियों को हम थोड़ा कम कर रहे हैं शॉर्ट में। यहां से देखिए, यहां शेषफल क्या है, शून्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो पुनः हम भाजक और शेषफल के बीच यूक्लिड विभाजन परिमेयिका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो पुनः अब ये सेंटेंस चाहे तो लिख सकते हैं कि 65 और 52 के बीच, 65 और 52 के मध्य यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाने पर। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट इस सेंटेंस को छोड़कर हम सीधे लगा रहे हैं, थ्योरी थोड़ा शार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए 65 और 52 में अगर बनाया जाए तो हम लिख सकते हैं 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस 52 गुणे 1 प्लस यहां आ जाएगा 13, ये 13 आ जाएगा। तो 65 को 52 से अगर भाग करें तो एक बार में 52 घटाएंगे 65 में तो बचेगा शेषफल हमारा 13, क्योंकि 52 और 13 जोड़ने पर 65 हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहां पुनः शेषफल शून्य नहीं मिल रहा है, तो हम फिर से यही बात करेंगे, चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो अब पुनः वही कार्यक्रम करना है हमको, फिर से भाजक और शेषफल को ढूंढना है। तो भाजक है 52 और शेषफल है 13, तो 52 और 13 के बीच फिर से हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो यहां देखिए 52 बराबर हम लिख सकते हैं 13 गुणे 4 प्लस 0। 13 को 4 से गुणा करने पर 52 मिल जा रहा है, यानी 52 को अगर 13 से विभाजित करें तो 4 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है, शेषफल शून्य मिल जाता है। तो अब यहां हमें क्या मिल गया, शेषफल बराबर 0। यहां से हमको मिल गया शेषफल बराबर 0, और शेषफल अगर 0 मिल गया तो अब HCF क्या होगा, अतः दिस इंप्लाइज HCF ऑफ, किसका HCF निकाला जा रहा था, तो 65 और 117 का।
तो यहां से HCF ऑफ ये 65 और 117 का जो HCF है वो अंतिम विभाजक होगा, अंतिम विभाजक। और अंतिम विभाजक कौन है? तो अंतिम विभाजक हम इस अंतिम में जो संबंध बनाया गया, तो यहां अंतिम विभाजक देखिए 13 है, तो यही होगा HCF, यानी 13 हमको HCF के रूप में प्राप्त हो गया। 65 और 117 का HCF 13 हमको प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि इसके HCF को 65 और 117 का HCF ज्ञात कीजिए और इसे 65x प्लस 117y के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब इस 13 को हमें इस रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए अब कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहां से अब देखिए हम व्यक्त करने वाले हैं कि इस प्रकार से 13 को इस रूप में बनाइए। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 13 को 65x प्लस 117 के रूप में लिखना है। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? 13 को लिख सकते हैं 65 माइनस 52। 65 माइनस 52, भाई 65 में से 52 घटाएंगे 13 बचेगा। लेकिन अभी देखिए इसमें 65 तो मिल रहा, लेकिन 117 के रूप में दूसरे पद को बनाना है। तो अब इस दूसरे पद को 117 के रूप में बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, तो 65 माइनस इस 52 को हम लिख सकते हैं 117 माइनस 65, इस रूप में भी दिखा सकते हैं। भाई 117 में से 65 घटाइए, तो 117 में से अगर 65 घटाया जाए तो 7 में 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 11 में 6 घटाएंगे 5, यानी 52 आएगा। इस 52 को हमने 117 माइनस 65 के रूप में लिख दिया है। 52 को 117 माइनस 65 के रूप में लिख दिया। अब हमें टोटल किस रूप में देखना है? टोटल हमें 65x प्लस 117y के रूप में बनाना है, यानी इस 65 इसमें डबल मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। यानी इस 13 को अब हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 65, और यहां अगर ब्रैकेट खोला जाए तो ये माइनस में 117 और ये प्लस में 65 मिल जाएगा। यहां माइनस में 117 और ये माइनस माइनस प्लस में 65 मिल जाएगा। तो 65 दो बार है, तो हम 65 गुणे 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 65 गुणे 2। 65 दुना 130, चाहे 65 प्लस 65 करेंगे तब भी 130 आएगा, और चाहे इसको 65 गुणे 2 के रूप में लिख दिया हमने, और फिर यहाँ माइनस चिन्ह है और 117 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ मूल रूप से हमें प्लस चिन्ह के साथ दिखाना है, प्लस चिन्ह के साथ दिखाना है 117। तो प्लस चिन्ह के साथ दिखाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहां देखिए अगर प्लस लगा दिया जाए तो यहां 117 और इंटू -1 के रूप में यहां गुणा कर सकते हैं, माइनस ये आ जाएगा। तो 65 गुणे 2 प्लस 117 इंटू -1। अब ये इस रूप में दिखाई देने लगा, यानी अब ये 13 को इससे कह रहा है 65x प्लस 117 के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको अगर 65x प्लस 117 अगर बना दिया जाए तो यहां से देखिए तुलना करने पर क्या मिल रहा है? 65x प्लस 117y ये बराबर किसके है? 65 गुणे 2 प्लस 117 गुणे -1, ये मिल रहा है। अब दोनों पक्षों की तुलना कर लीजिए, तो यहां देखिए 65 का गुणांक x है और इसमें 65 का गुणांक 2 है। तो यहां से हमें तुलना करने पर दोनों पक्षों की अगर तुलना कर लिया जाए तो तुलना करने पर क्या मिल जाएगा? तो तुलना करने पर हमें मालूम चल रहा है कि x बराबर 2 है और y की जगह पर -1 है। x बराबर x बराबर 2 और y बराबर -1, यह इस प्रश्न का हल हमें प्राप्त हो गया। इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो x बराबर 2 y बराबर -1 लिखा जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या इसमें अगला 10 नंबर। तो 10वां प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है, ये 10वां पार्ट है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 400, 437 और 542 को भाग करने पर क्रमशः 9, 12, 15 शेष बचता है। यानी हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है कि जिससे 400 और 437 और 542 को भाग किया जाए तो हमें शेषफल 9, 12, 15 क्रमशः प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहां देखिए बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हमें बड़ा से बड़ा इस प्रकार का एक संख्या ज्ञात करना है कि जिससे इन संख्याओं को भाग किया जाए तो शेषफल ये प्राप्त हो।
तो अब हम ये मान लेंगे कि ऐसी संख्या मानेंगे कोई कि जो शेषफल जो बच रहे हैं उन शेषफल को पहले घटा दिया जाए, यानी पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या हमें निकालनी है। कैसे हमें वह संख्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, उस संख्या से जब हम भाग करते हैं 400 को तो शेष कितना बचता है? 9। तो अगर इस 400 में 9 को घटा दे, अगर इस 400 में 9 को घटा दे यानी तो ये बचेगा कितना? 391। तो अब 391 ऐसी संख्या हो गई जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ठीक इसी प्रकार 437 को जब भाग करते हैं तो 12 शेष बचता है। तो हम 437 में से अगर 12 को घटा दे, 437 में से 12 को अगर घटा दिया जाए तब देखिए कितना बचेगा। तो यहां आ जाएगा 425 आएगा। तो अभी ये 425 एक ऐसी संख्या है जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। ठीक इसी प्रकार अगला है 542। तो अब 542 से जब हम उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो शेष बचता है 15। तो इसमें से अगर हम 15 माइनस कर दें, तो देखिए क्या बचेगा। तो 15 अगर माइनस कर दिया जाए तो यहां बचने वाला है 527, यहां 527 बचेगा। तो अब ये 527 ऐसी संख्या है जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। यानी हमने जो शेष बचने की बात हो रही थी उन शेष संख्याओं को इन मूल संख्याओं में से घटा के हमने ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात किया जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो अब हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इसको इन तीनों संख्याओं को पूरा का पूरा विभाजित कर सके, उस बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ। देखिए वही एचसीएफ संबंधी ही प्रश्न है। इन संख्याओं का एचसीएफ अगर निकाल लिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको मालूम चल जाएगा जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही हो। तो हमारा प्रश्न क्या है? 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। तो अब इन 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो 3 का एक साथ एचसीएफ नहीं ज्ञात किया जाता, पहले 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, फिर जो एचसीएफ आता है उस एचसीएफ से तीसरी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इन 3 संख्याओं का एचसीएफ ऑफ 391, 425 और 527, इन 3 संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कि इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी। एचसीएफ ही ऐसी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो अगर ये पूर्णतः का पूरा विभाजित हो रहा है तो निश्चित रूप से इस एचसीएफ से अगर 400 को भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा, 437 को भाग करेंगे तो 12 बचेगा और 442 को भाग करेंगे तो निश्चित रूप से 15 शेष बचने वाला है। तो सबसे पहले जो शेष बच रहे थे मूल संख्याओं में से उन शेष को घटा के जो शेष संख्याएं बची उनका एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको मालूम चल जाएगी। तो अब देखिए 391 और 425 में सबसे पहले हम देखेंगे 391 ये छोटा है 425 से, तो अब इन दोनों के बीच यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन, अब हम सीधा देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके ही हम एल्गोरिथ्म बनाते हैं। एल्गोरिथ्म मतलब एचसीएफ ज्ञात करने की जो विधि है उस पूरे मेथड को एल्गोरिथ्म कहा जाता है। तो अब हम सीधे परिमेयिका ना लिखकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम क्या लिख सकते हैं? तो 425 को यहां हम भाजक बना के इसको 391 गुणे 1 कर लेंगे प्लस शेष कितना आएगा? तो देखिए भाग करके हम तुरंत चेक कर लेंगे। 391 से अगर 425 को भाग किया जाए तो यहां 391 घटाने पर क्या मिलेगा?
ये 4 आ जाएगा, 12 में 9 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 3 से 3 ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ 34 शेष बचने वाला है, 34। अब यहाँ देखिए शेषफल शून्य नहीं है, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तो पुनः हमको भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल, तो भाजक 391 और शेषफल है 34। तो अब यहाँ पुनः हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे 391 और 34 के बीच। तो देखिए 391 को अगर 34 से भाग करें तो कितनी बार में कटेगा, कितनी बार जा सकता है। यहां से अगर देखा जाए भाग करने पर 34 इकन्नम 34, ये 5 आएगा 51, फिर 34 इकन्नम 34, 11 में 4 घटाएंगे 7, और 4 से 3 घटाएंगे 1, यानी 17 बचेगा, 17 बचेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 34 गुणे 1, 1 क्यों 11, यहाँ 34 गुणे 11 लिखेंगे, 11 बार गुणा करने पर तब ये 17 शेष बचता है। तो 17 यहां शेष लिख देंगे प्लस 17, इस रूप में लिख सकते हैं। 391 बराबर 34 गुणे 11 और प्लस 17। तो अब देखिए पुनः यहां शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, पुनः 34 17 में लगाएंगे, पुनः हमें क्या, पुनः मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेय का पुनः लगाना है। तो अब यहाँ 34 को हम लिख सकते हैं 34 बराबर 17 गुणे 2 प्लस 0, 17 दूना 34, पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो अब यहाँ देखिए शेषफल शून्य मिल गया, शेषफल शून्य मिल गया। हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि जिस अंतिम विभाजक पर शेषफल शून्य मिला है वही HCF होगा। अतः HCF ऑफ 391 और 425 की बात हो रही थी, तो 391 और 425 का जो HCF होगा वो अंतिम विभाजक होगा। तो अंतिम विभाजक कौन है, तो यहां से देखेंगे 17 है, तो अंतिम विभाजक हमें 17 मिल रहा है। तो 17 हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का HCF। लेकिन यहां 3 संख्याएं थी, 391 425 का HCF 17। अब इस 17 का 527 के साथ HCF ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए पुनः वही बातें हमें यहां दोहरानी है। तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं, 17 तथा 527 के मध्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाने पर, तो हम इस एल्गोरिथ्म का प्रयोग अब 17 और 527 के बीच करेंगे। तब जो आएगा वही इन 3 संख्याओं का HCF होगा और वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो ज्ञात करना है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं भाई, 17 हम जानते हैं 17 जो है छोटा है 527 से, तो 527 को हमें बनाना पड़ेगा भाज्य और 17 को बनाना पड़ेगा भाजक। तो कितनी बार विभाजित करेगा, तो यहां से देखिए भाग करके चेक कर लीजिए 17 और 527 में। तो 527 को देखिए 17 कितनी बार काटेगा, 17 किया 51 और फिर 17 एकन्नम 17, ये पूरा पूरा 31 बार में कैंसिल हो रहा है, 31 बार में पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, यहां हम सीधे लिख देंगे 31, 17 गुणे 31 करेंगे तो ये पूरा का पूरा 527 मिल जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0, शेषफल आ जाएगा 0। तो अब यहां शेषफल मिल रहा है 0, अतः HCF ऑफ 17 और 527 ये होगा अंतिम विभाजक, यानी 17 और 527 का HCF हो गया 17। अब देखिए यहां से कि जो 391 और 425 का HCF था वो 17 था और 17 और 527 का भी HCF 17 आया, मतलब 17 इन तीनों का HCF होगा। तो अब यहां से अब हम दिखा सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या
वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, तो इन तीनों के HCF के बराबर। तो इन तीनों का HCF हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों का HCF ऑफ 391, 425 और 527, इन तीनों का HCF यहां लिखा गया था, तो इन तीनों का ही HCF 17 ही होगा, ये 17 ही होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जो प्रश्न कहा गया था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 400, 437, 542 को भाग करने पर शेषफल 9, 12, 15 मिले। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 17 होगी। इसको चाहो तो चेक कर सकते हो भाई, 17 से अगर 400 को भाग किया जाए, 17 से अगर 400 को भाग किया जाए तो देखिए भाग करने पर निश्चित रूप से 9 शेष बचेगा। तो 17 से हम 400 को अगर भाग करें तो देख लीजिए भाग करके निश्चित रूप से शेष 9 आएगा। 17 दूना 34, 6 बचेगा और 17 तिया 51, तो यहां से देखिए 9 शेष बच रहा है। 23 बार भाग करेंगे, 23 बार में 9 शेष बचेगा। और इसी प्रकार से अगर हम 17 से 437 को भाग करें तो निश्चित रूप से शेषफल 12 आएगा, और 542 को अगर 17 से भाग करें तो शेष 15 ही बचेगा। तो यह चेक कर सकते हैं कि प्रश्न में कोई गलती तो नहीं है। तो इस तरीके से अगर तीन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है तो पहले दो संख्याओं का HCF निकालेंगे, फिर उस HCF का तीसरी संख्या के साथ HCF निकालेंगे, तो वह तीनों संख्याओं का HCF हमें लास्ट में प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहां 17 और 527 का HCF 17 आया था, तो यह इन तीनों का HCF यही 17 ही कहा जाएगा, इसीलिए 17 ये फाइनल आंसर होगा। अब इसमें देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमने यहां मान लिया, देखिए प्रश्न संख्या 2 को हम यहां सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2, तो इस प्रश्न संख्या 2 को यहां सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये इसी का रिक्त भाग है। यहां से हम देख सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम यहां मान सकते हैं, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अगर ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यहां विषम पूर्णांक को कह रहा है 6q+1, यानी 6 से अगर भाग किया जाए तब किस रूप में। तो यहां से देखिए तथा ए को 6 से भाग करने पर भागफल Q तथा शेषफल R मिलता है। यानी ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा ए को 6 से भाग करने पर भागफल Q तथा शेषफल R मिलता है। तो अब यहां यूक्लिड विभाजन परिमेयिका अगर लगाया जाए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या लिख सकते हैं भाई, ए को अगर 6 से भाग करें तो भागफल Q शेषफल R। तो यहां हम लिख सकते हैं ए बराबर 6q+R, जहां R बराबर, तो R क्या है, शेषफल, और R का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा होता है। तो 0 या 0 से बड़ा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि भाजक हमने 6 लिया है। तो यहां यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे तो ए को हम 6q+R के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें R का मान 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर 0 से 5 तक कुछ भी हो सकता है तो हमें ए के बारे में पता लगाना है कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का है।
तो भाई सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, तो उसी को हम सिद्ध करने वाले हैं। तो पहले यहां से देखिए ये टोटल 6 रूपों में इसको लिखना पड़ेगा। अब आर के मान भिन्न भिन्न 6 हो सकते हैं, तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए का मान या तो इस रूप में होगा 6q+0 के रूप में, या ए का मान 6q+1 के रूप में हो सकता है, या ए का मान 6q+2 के रूप में हो सकता है, या ए बराबर 6q+3 लिख सकते हैं, या ए बराबर 6q+4 भी लिखा जा सकता है, या ए बराबर 6q+5 भी लिख सकते हैं। भाई आर का मान 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है, 0 से 5 तक हो सकता है। तो इसीलिए हमने आर के सभी संभावित मान अगर इसमें रखे जाएं तो कितने रूप में ए मिल सकता है, तो ए मिल सकता है हमें 6q+0 या 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5, इतने रूप में ए हमें प्राप्त हो सकता है। तो अब आइए देखते हैं 6 क्या है। 6 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या को किसी भी सम अथवा विषम से गुणा करें तो हमें गुणनफल सदैव सम संख्या प्राप्त होता है, गुणनफल सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। तो यहां देखिए शेषफल 0 है, यानी इसमें ए किसके बराबर, 6 का गुणक है, ए जो है वो 6 का गुणक है। हमें जो सिद्ध करना है उसमें विषम धन पूर्णांक सिद्ध करना है, तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, परंतु यहां देखिए 6q के रूप में जो मिला, इसमें 6q जो दिखाया गया 6q+0, ये 6q+0 क्या है, एक सम संख्या है, 6q+0 सम है, और क्या है 6q+2, तो इसमें सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये भी सम संख्या ही होगा। और यहां 6q+4 को अगर देखें, 6q+4 को अगर देखें तो यहां भी सम संख्या में, यहां सम संख्या में देखिए एक सम संख्या दूसरी जोड़ी गई है 6q+4, तो एक सम संख्या ये भी थी और सम और जोड़ा गया, तो 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है, इसलिए यहां 6q+4 भी एक सम संख्या होगा। तो हम इसमें अगर देखें तो ये वाला संख्या यानी 6q+0 एक सम संख्या है, 6q+2 ये भी सम संख्या होगी, और 6q+4 भी सम संख्या होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं परंतु 6q+0 6q+2 तथा 6q+4 सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं। जबकि यहां ए को हमने क्या माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसका मतलब ए इस रूप में नहीं हो सकता, इस रूप में नहीं हो सकता, इस रूप में नहीं हो सकता, तब किस रूप में होगा, जो शेष बच रहा है वही रूप होगा। अतः ए का रूप, अतः ए का रूप 6q+1 6q+3 या 6q+5 हो सकता है, हो सकता है। तो इस प्रकार अब जो सिद्ध करना था, क्या दिखाना था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, तो वही चीज यहां हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार कोई भी, मतलब एक हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, तो अब यहां हम जनरल रूप में लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। तो जो यहां सिद्ध करना था वही यहां फाइनल सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार
यह प्रश्न संख्या 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी है, तो एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी टोटल सैनिक है 616 और इस 616 सैनिकों में 32 सदस्यों की टुकड़ी बनानी है। भाई सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यहां कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो यहां अधिकतम संख्या की बात की जा रही है। तो यहां से देखिए क्या निकाला गया कि 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो अब यहां हमें अधिकतम संख्या निकालनी है। तो अतः समान संख्या वाले दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या हमको ज्ञात करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। अब कैसी अधिकतम संख्या कह रहा है समान संख्या वाले दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वह अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहां देखिए टोटल सदस्य है 616 और उसमें 32 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे उसको मार्च करना है। तो ऐसी हमें कोई संख्या तलाशनी है जो 616 और 32 इन दोनों को विभाजित कर सके। भाई 616 और 32 दोनों को विभाजित कर सके ऐसी कोई संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे कि HCF होगा। ये HCF होगा किसका किसका, तो HCF होगा 616 और 32 का। 616 और 32 का जो HCF होगा वही उनकी अधिकतम संख्या कहलाएगी। तो अब यहां इनका HCF अगर ज्ञात कर लिया जाए तो हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाए। तो अब HCF हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करके ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां से देखिए चूंकि 616 जो है वो बड़ा है 32 से, यहां उल्टा भी लिख सकते थे 32 छोटा है 616 से, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमें यहां से क्या मालूम चला कि इसको हमें भाज्य बनाना है। तो यूक्लिड का हम प्रयोग कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इस प्रमेयिका से अगर देखें तो 616 को हम लिख सकते हैं 32 गुणे कितनी बार जाएगा, तो यहां से भाग करके चेक कर लीजिए 616 और 32 भाग करिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं 32 इकन्नम 32, 11 में 2 घटाएंगे 9 और 5 में 3 घटाएंगे 2, 29 आ जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा। अब कितनी बार जा सकता है, यहां से अगर देखा जाए तो ये 9 बार जा सकता है। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28, यानी 16 में 8 घटाएंगे 8 और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 यहाँ शेषफल बचेगा। तो 32 गुणे 19 प्लस 8 के रूप में यहाँ मिल गया। अब यहाँ शेषफल देखिए 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। पुनः अब शेषफल जब 0 नहीं है तो भाजक और शेषफल के बीच फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो अब हम 32 बराबर लिख सकते हैं 8 गुणे 4 प्लस 0, 8 चौक 32, 8 से अगर 32 को भाग करें तो निश्चित रूप से शेषफल 0 हो जाएगा। अब यहां क्या मिल रहा है, शेषफल बराबर मिल रहा है 0, शेषफल बराबर मिल रहा है 0। अतः अंतिम विभाजक ही HCF होगा। अतः HCF ऑफ 616 और 32 का जो HCF है अंतिम विभाजक होगा, अंतिम विभाजक। तो अंतिम विभाजक इसमें क्या आया है, यहां से हम देख सकते हैं अंतिम विभाजक हमारा 8 है। तो यही 8 हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या।
तो समान संख्या वाले, यहाँ दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है, तो वो समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो 8 होगी। यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही बताने वाले हैं और अगले क्लास में यह चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होगा और इस पर आधारित कुछ हल भी देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।